नमस्कार। अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। शनिवार है, रात के 8 बज चुके हैं और आज बैंकिंग की बात मेरे साथ का ये 52वां एपिसोड है। तो आज जिन विषयों पर बात करेंगे उसमें बात करेंगे रिजर्व बैंक की प्लानिंग की, प्लास्टिक नोट्स की, एचडीएफसी बैंक का पीछा जो है वो नहीं छूट रहा, और डीएफ ने बुलाई पब्लिक सेक्टर बैंक के सीईओज़ की मीटिंग, रिव्यू मीटिंग, और आरबीआई ने लॉन्च किया एक नया पोर्टल, और डीएम गाजियाबाद ने दी बैंक कर्मचारियों को धमकी। तो इन 5 विषयों पे बात करेंगे। सबसे पहले कि बहुत जल्दी आपको आपके हाथ में आने वाला है एक नया नोट, यानी प्लास्टिक का, पॉलीमर प्लास्टिक का नोट। रिजर्व बैंक की प्लानिंग है कि वो शुरू करना चाहते हैं और बहुत जल्दी वो पायलट प्रोजेक्ट वो शुरू कर दिया जाएगा। कारण क्या है कि रिजर्व बैंक का मानना है कि भाई इतनी करेंसी है भारत में, उसकी जो लाइफ है वो बहुत कम है, प्रिंटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, और जब डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसके बाद भी जो फिज़िकल करेंसी की डिमांड बढ़ती जा रही है। और अगर कास्ट देखें कि जो प्रिंटिंग की कॉस्ट 25-26 में 4,875 करोड़ रुपए जो है रिजर्व बैंक को नोट छापने में लगे, और वही उससे पहले साल 6,372 करोड़ जो नोट छापने का खर्चा आया। लगभग 2.29 पर नोट की प्रिंटिंग की कॉस्ट रिजर्व बैंक बताता है। लगभग 41.29 लाख करोड़ के जो है वो नोट्स हैं। उसमें से जो 85% जो नोट्स हैं वो 500 के हैं, और 500 के नोट ही आजकल फेक नोट भी मार्केट में बहुत आ रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए, प्रिंटिंग की कॉस्ट को कम करने के लिए, नोट की लाइफ को बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक ने एक योजना बनाई है। हालांकि 2012 में भी वो 10 रुपये के प्लास्टिक नोट का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, लेकिन वो सफल नहीं रहा। लेकिन अब दोबारा से जो है वो रिजर्व बैंक प्लास्टिक करेंसी को, अभी तक प्लास्टिक करेंसी के नाम पर यही सिर्फ सामने आता था कि डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, लेकिन अब प्लास्टिक करेंसी मतलब प्लास्टिक के नोट्स। क्योंकि 60 से ज़्यादा देशों में जो करेंसी है वो इसी प्रकार से छपती है, उसकी लाइफ भी ज़्यादा रहती है और वो ख़राब भी नहीं होते। जबकि हम देखते हैं कि 500 का नोट, 100 का नोट गीला हो गया तो वो ख़राब हो जाता है। तो ऐसे में रिजर्व बैंक का कहना है कि नोट की लाइफ बढ़े, उसको फेक करेंसी से बचाया जा सके, उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट कम हो, और उसके लिए एटीएम्स भी जो है बैंकों के वो कॉन्फ़िगर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो भी उसके अंदर उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। उसको डिस्पेंस करने के लिए भी उनको बहुत ज़्यादा कुछ अल्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत जल्दी जब आप एटीएम से निकालेंगे तो आपको प्लास्टिक के नोट हाथ में आ सकते हैं। अब ये कौन से नोट पहले रिजर्व बैंक छापेगा, उम्मीद है कि 500, 100 के या 500 और 200 के नोटों को छापा जाएगा, क्योंकि ज़्यादा नोट जो है वो 500 के ही नोट हैं। इसके पीछे एक तर्क और जो लगता है कि अभी तक, क्योंकि 500 के जो फेक नोट बहुत मार्केट में है और बहुत सी करेंसी जो है वो डंप्ड है, तो हो सकता है कि सरकार की ये भी प्लानिंग हो कि इस तरह से उस करेंसी को जो है साइड करने के लिए एक नई करेंसी को फिजिकल में पेपर की जगह प्लास्टिक करेंसी को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए और आस्ता आस्ता उस करेंसी को सिस्टम से बाहर कर दिया जाए। तो ये भी प्लानिंग रिजर्व बैंक की हो सकती है। समय बताएगा कितनी जल्दी आपके हाथ में ये प्लास्टिक का नोट आने वाला है। अब बात करेंगे एचडीएफसी बैंक की। एचडीएफसी बैंक की जो समस्याएं हैं या उनकी जो चीज़ें हैं वो उनका पीछे ही नहीं छोड़ रही। कुछ समय पहले एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन डॉक्टर चक्रवर्ती ने
रिज़ाइन कर दिया था। उनका कहना था कि नैतिकता के कारण उन्होंने ये रिज़ाइन किया है कि जो बैंक में सिस्टम है वो उनको उनके हिसाब से नहीं चल रहे, तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। उसके बाद रिज़र्व बैंक ने मिस्टर मिस्त्री को एक पार्ट टाइम चेयरमैन अपॉइंट किया था, लेकिन उसके बाद कुछ बॉन्ड्स की मिस सेलिंग के कारण बैंक के 3-4 अधिकारियों को बैंक ने सस्पेंड कर दिया, शेयर डाउन हो गया। अब एक और नया जो उनके साथ जुड़ गया है वो 45 करोड़ का एक मामला सामने आया है, जो कि ऑडिट के अंदर सामने आया है कि भाई HDFC बैंक ने महाराष्ट्र स्टेट के एक डिपार्टमेंट को 45 करोड़ रुपए दिए हैं, जबकि बैंक का कहना है कि वो उन्होंने कुछ एडिशनल इंटरेस्ट नहीं दिया, बल्कि कुछ स्पॉन्सरशिप दी है। और ये स्पॉन्सरशिप या इस तरह की मार्केटिंग की जो टेक्निक है बहुत पुरानी है, बैंक ऐसे करते हैं। लेकिन जो ऑडिट में सामने आया कि 45 करोड़ जो दिया गया, जो एक वहाँ का डिपॉजिट था, उस डिपॉजिट को ज़्यादा ना देकर इस तरह से उनको एक कंपनसेशन दिया गया ताकि उनका डिपॉजिट जो है वो HDFC बैंक में बना रहे। तो ये एक छोटी सी घटना है, लेकिन ये इस तरह के प्राइवेट बैंक इस तरह का जो है माल प्रैक्टिसेस करते रहते हैं, और इसी के कारण से वो बड़े बड़े जो सरकारी डिपॉजिट्स हैं वो ले जाते हैं, और जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो इस प्रकार का खर्चा नहीं कर सकते, इसका मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, और डिपॉजिट उनसे प्राइवेट बैंक को शिफ्ट हो जाता। तो अब रिजर्व बैंक को इसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। अगर ऑडिट में ऐसा आया है तो बाकी बैंकों का भी एक सही तरीके से ऑडिट हो, तो पता लगे कि भाई ये मार्केटिंग के नाम पर या स्पॉन्सरशिप के नाम पर ये बैंकों ने जो खर्चा किया है वो वाकई जेन्युइन है या कुछ और है। DFS ने पब्लिक सेक्टर बैंक की एक मीटिंग रिजल्ट के बाद रिव्यू मीटिंग के नाम पर बुलाई थी, और उसमें बहुत सारी चर्चा हुई। बैंकों का डिपॉजिट अच्छा बढ़ा है, बैंकों की ग्रोथ सही है, बैंकों ने अच्छा डिपॉजिट लिया है, अच्छा एडवांस दिया है, उनका जो एसेट्स मैनेजमेंट भी अच्छा है, NPA भी सब कुछ अच्छा है उसके साथ साथ। लेकिन रिजर्व DFS के जो सेक्रेटरी ने जो बैंकों को कहा है कि आप कुछ चीज़ों में थोड़ी तेज़ी लाएं, जैसे डिजिटल लोन देने की प्रक्रिया को जो है उसको आप थोड़ा तेज़ करें, eKYC की जो प्लानिंग है उसको तेज़ किया जाए ताकि जल्दी से जल्दी eKYC बैंकों में हो, और जो अपने खर्चे हैं उनके ऊपर लगाम लगाएं, क्योंकि जो मिडल ईस्ट का जो सीन है उसका कुछ पता नहीं लग रहा, तो इसलिए बैंक अपने खर्चों के ऊपर भी रोक लगाएं, यानी उनको कम करें, कर्टेल करें। और ऐसे में जब मिडल ईस्ट का ये वॉर का सीन चल रहा है, तो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0 जो सरकार ने शुरू की है, उसको भी लोगों को अच्छी तरह से और आसानी से दिया जाए, ताकि जो अर्थव्यवस्था में उनका जो सहयोग है, मैन्युफैक्चरर का है या एयरलाइन का है, उसमें कमी ना आए और वो अच्छी तरह से अपना बिजनेस जो है वो ठीक प्रकार से चलाते रहें। अब इसके साथ ही RBI ने एक नया पोर्टल बनाया है, योर मनी योर राइट, यानी आपकी पूंजी आपका अधिकार। इसके ऊपर अभी तक क्या था कि सरकार का बहुत इसके ऊपर फोकस था कि बहुत बड़ी एक राशि है 70,000 करोड़ से ज़्यादा की जो अनक्लेम्ड है बैंकों में, वैसे शेयर्स का भी है, म्यूचुअल फंड्स का भी है, इंश्योरेंस को बहुत बड़ी मात्रा में अनक्लेम्ड पैसा पड़ा है। और उसके लिए अलग अलग पोर्टल थे बैंकों के लिए, जहां उद्गम पोर्टल था, बीमा के लिए बीमा भरोसा था, वैसे म्यूचुअल फंड के लिए था, वैसे शेयर के लिए भी अलग अलग पोर्टल थे। लेकिन अभी उन्होंने कहा कि इन सब के लिए एक इंटीग्रेटेड पोर्टल शुरू कर दिया है, उसका नाम जो है वो अनक्लेम्ड एसेट्स portal.in, यानी www.unclaimedasetportal.in।
इस पर जाकर जो लोग हैं वो रजिस्टर कर सकते हैं, और चाहे बैंक हो, बीमा हो, म्यूचुअल फंड हो, शेयर्स हो, यानी किसी के बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं कि आपके किसी रिलेटिव का, आपके पेरेंट्स का कोई इस तरह का अनक्लेम्ड राशि बीमा की, बैंक की, म्यूचुअल फंड की या शेयर्स की तो नहीं पड़ी हुई, तो वहाँ पर रजिस्टर करके आप उस राशि को ले सकते हैं। और बैंकों ने पिछले 6 महीने के अंदर 6,800 करोड़ रुपए लोगों को दिए हैं, यानी 29 लाख ग्राहकों को 6,800 करोड़ रुपए की राशि लौटाई गई है। यानी सरकार सीरियस है, रिजर्व बैंक सीरियस है, जनता को थोड़ा सा और एजुकेट होकर वहाँ तक जाने और समझने की ज़रूरत है कि उनका कहीं पैसा पड़ा है तो उनका अधिकार है, वो वहाँ से ले सकते हैं। अंत में बात करेंगे, सेंसस शुरू हो चुका है भारत में। अब सेंसस में बैंक वालों को भी घसीटा गया है, बैंक वालों की भी ड्यूटी उसके अंदर लगाई गई है, और ऐसी ही एक ड्यूटी को पूरा करने के लिए गाजियाबाद के जो डीएम हैं उन्होंने फटकार लगाई है बैंक वालों को कि आप ड्यूटी को, यानी सेंसस के काम को पूरा करें, नहीं तो आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन होगा। ये उन्होंने गाजियाबाद के एलडीएम को कहा है कि भाई अगर बैंक कर्मचारी समय पर और ये जो ड्यूटी है उसको नहीं करते तो सेक्शन 4 और सेक्शन 11 सेंसस एक्ट 1948 के तहत उनके ऊपर लीगल कार्रवाई हो सकती है। तो अब बैंक वाले भी बैंक की नौकरी करने के साथ सेंसस का काम भी जोड़ा गया है। आज की बैंकिंग की बात में इतना ही, मिलेंगे अगले शनिवार। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और सुझाव भी दें कि किस प्रकार की और वीडियो और किन विषयों पर मैं वीडियो बनाऊं ताकि आपकी जानकारी को बढ़ा सकूं। नमस्कार।